हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई टैप। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड एंड आपका कल का एग्जामिनेशन भी काफी अच्छा गया होगा। नाउ इन एनी केस वी हैव टू स्टार्ट अ प्रिपरेशन फॉर द मेंस, राइट? नाउ कल के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बाद यू मस्ट हैव रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर। इन शॉर्ट, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जिसको भी आप फॉलो करते हैं उसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ गई थी, राइट? कल के प्रीलिम्स के क्वेश्चन में देयर वर मैनी क्वेश्चन जो कि डायरेक्टली न्यूज़पेपर प्लस इन शॉर्ट करंट अफेयर से पूछे गए थे, जिससे हम न्यूज़पेपर की हेल्प से बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते थे। सो दिस शोज दैट यूपीएससी इज एक्चुअली ट्राइंग टू इवॉल्व इटसेल्फ। Now, what do I mean by that? I actually mean that along with your static sources, जैसे कि आपके एनसीईआरटी सोर्सेस हो गए, along with that आपके जितने भी कन्वेंशनल सोर्सेस हो गए, उसके साथ साथ में न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंस को भी बिल्कुल कम नहीं करना है एंड यू शुड कवर योर न्यूज़पेपर ऑन अ डेली बेसिस। देखिए, बहुत सारी कोचिंग की मंथली मैगजीन्स वगैरह होती हैं, यू शुड फॉलो दैट, दैट्स ओके। बट अलॉन्ग विद दैट आपके अगर खुद के नोट्स होंगे दैट टू फ्रॉम द न्यूज़पेपर एंड ऑन अ डेली बेसिस, तो आप उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हैं एंड यू वुड बी वेरी कंफर्टेबल जब आप कोई भी एग्जामिनेशन वगैरह दे रहे होंगे, राइट? Now on that note, we'll once again start our editorial discussion जो कि हमने लास्ट टू लास्ट मंथ उसको पॉज कर दिया था बिकॉज ऑफ प्रीलिम्स। नाउ विल वंस अगेन ट्राई टू रिज्यूम इट एंड पिछले 2 महीने के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जो कि हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, राइट, फ्रॉम मेंस परस्पेक्टिव या फिर अगले साल के प्रीलिम्स के लिए, आई ट्राई टू कवर इट एज सुन एज पॉसिबल। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द 6 जून का जो हमारा एडिtorial डिस्कशन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। नाउ देखिए, once again we'll try to cover different topics in this editorial discussions। उनमें से पहला टॉपिक जो है दैट इज अबाउट कॉर्बेवैक्स, जिसको रिसेंटली एक बूस्टर डोज के लिए उसको नोटिफिकेशन दे दिया गया है, मतलब इसको रिसेंटली अलाउ कर दिया है दैट जो कॉर्बेवैक्स है उसको एक हेट्रोजिनस बूस्टर डोज की तरह हम यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हेट्रोलोगस बूस्टिंग क्या होती है, इसका जो सेकंड थिंग है दैट इज होमोलोगस बूस्टिंग, वो क्या होती है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दीस थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट व्हाई इज दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन न्यूज? देखिए, जो हमारा इंडियन ड्रग रेगुलेटर है उसने क्या किया रिसेंटली, कॉर्बेवैक्स नाम का जो हमारा जो वैक्सीन का बूस्टर डोज है, बेसिकली एक टाइप का वैक्सीन का, एक टाइप का इट इज अ कोविड वैक्सीन, राइट? जो हमें जो हमारा कोर्बेवैक्स है अलॉन्ग विद कोविशील्ड हो गया हमारा, जो हमारा कोवैक्सीन है, स्पुतनिक है, उसके साथ साथ में कॉर्बेवैक्स को भी हमने रिसेंटली अलाउ कर दिया है। नाउ वी हैव अलाउड इट एज अ बूस्टर डोज और हमने बोला है कि ऑल एडल्ट्स इंक्लूडिंग 18 के प्लस वाले, 18 प्लस वाले सारे के सारे जितने भी एडल्ट्स हैं उन सबको अलाउ कर दिया जाएगा। नाउ व्हाट आर द प्री कंडीशंस? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको 2 डोजेस लगे होने चाहिए, इधर ऑफ कोविशील्ड और कोवैक्सीन, जो भी हमारा प्राइमरी वैक्सीनेशन था उसका कंप्लीट हो जाना चाहिए। आफ्टर दैट जो हमारा बूस्टर डोज है उसके लिए थर्ड डोज जो है उसके लिए फर्स्ट थिंग्स दैट हैज बीन दैट हैज बीन अग्रीड इज दिस थिंग, राइट, कॉर्बेवैक्स। एंड अलॉन्ग विद दैट आपको याद होगा कोवैक्सीन को ऑलरेडी इसके लिए अप्रूव कर दिया गया, मतलब कोवैक्सीन इज ऑलरेडी वर्किंग एज अ बूस्टर डोज इन इंडिया। ऑलराइट, सो ये हमारा ये हो गया कि एग्जैक्टली कॉर्बेवैक्स न्यूज में क्यों आया है। नाउ देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, homologous boosting and heterologous boosting. What are the meaning of these two different terms? ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस जो कि conceptually क्वेश्चंस होते हैं, वो सब क्वेश्चंस यूपीएससी के अंदर पूछे जाते हैं। So let's try to understand this thing. First things first, what is homologous? Now, if we'll try to break this word, this becomes two words, right? First is homo and second is logos. Homo means same, राइट, एंड लोगोस मतलब व्हाट इज लोगोस? लोगोस मीन्स कैसा दिखता है। सो होमोलोगस का मतलब होता है व्हेन टू सेम थिंग्स आर एडमिनिस्टर्ड ऑन अ सिंगल बॉडी। देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। होमोलोगस का मतलब है इफ देयर आर सम पर्संस हु हैव ऑलरेडी टेकन कोवैक्सीन और कोविशील्ड एज देयर प्राइमरी वैक्सीन, राइट? मान लीजिए किसी पर्सन ने 2 डोजेस ऑफ कोवैक्सीन लिए है। नाउ बूस्टर डोज में भी अगर उन्हें फिर से कोवैक्सीन दिया जाए देन दैट विल बी कॉल्ड एज अ होमोलोगस बूस्टिंग। मतलब कि उन्होंने अपना फर्स्ट डोज कोवैक्सीन का लिया, सेकंड डोज भी कोवैक्सीन का लिया एंड नाउ थर्ड डोज यानी कि जो बूस्टर डोज है उसको भी कोवैक्सीन का ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज होमोलोगस। इसका मतलब है कि सेम जो वैक्सीन उन्होंने लिया था उसी सेम वैक्सीन को वो लोग बूस्टिंग के लिए भी यूज कर रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी देयर इज अ सेकंड टर्म कॉल्ड एज हेटेरोलोगस बूस्टिंग। नाउ हेटेरोलोगस बूस्टिंग का जो हेटेरोलोगस वर्ड है उसको अगर हम ब्रेक करें इट बिकम्स हेटेरो प्लस लोगस। हेटेरो मींस डिफरेंट एंड लोगस मींस कैसे दिखते हैं। सो वंस अगेन दिस मींस कि जस्ट सपोज देयर इज अ पर्सन हु हैज टेकन 2 डोजेस ऑफ कोवैक्सीन और 2 डोजेस ऑफ कोविशील्ड। Now just suppose there is a person who has taken two doses of Covaxin. If he is given the third dose of Covishield or any other vaccines apart from Covaxin, then that will be called as a heterologous boosting. सिंपल वर्ड्स में, अगर किसी पर्सन ने 2 डोजेस कोवैक्सीन के ले रखे हैं और जो तीसरा डोज यानी कि जो बूस्टर डोज उससे मिलता है वो कोवैक्सीन को छोड़ के और किसी का भी होता है, इट कैन बी कोविशील्ड, इट कैन बी स्पुतनिक, इट कैन बी जो रिसेंटली कॉर्बेवैक्स अलाउ कर गया है वो, दैट विल बी कॉल्ड एज अ हेटेरोलोगस बूस्टिंग। आई होप यू हैव गॉट दिस। होमोलोगस का मतलब होता है जो आपने प्राइमरी वैक्सीन लिया हुआ है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, मतलब आपने कोई भी लिया हुआ है, उसी को अगर आप फिर से बूस्टर डोज की तरह यूज करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज होमोलोगस बूस्टिंग। एंड हेटेरोलोगस बूस्टिंग का मतलब होता है जो भी आपने प्राइमरी वैक्सीन ले रखा है उसको छोड़ करके कोई भी अगर आप दूसरी कोई भी वैक्सीन को लेते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज हेटेरोलोगस बूस्टिंग। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ऑलराइट, अब देखिए, एक सीएमई कॉलेज है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, जो कि वेलोर के अंदर मतलब प्रेजेंट है। उन्होंने इस चीज के ऊपर ट्रायल्स वगैरह करने स्टार्ट किया और उनको भी यही चीज मिला है। नाउ व्हाट दे हैव फाउंड इज कि इफ यू यूज हेटेरोलोगस वैक्सीन,
मतलब इफ वी यूज हेट्रोलोगस वैक्सीन, इसका मतलब है कि अगर किसी ने 2 डोजेस ऑफ कोवैक्सीन ले रखे हैं एंड आफ्टर दैट इफ वी गिव इट कोविशील्ड, तो उसकी एफिशिएंसी जो है उसकी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये चीज अभी रिसेंटली स्टडी के अंदर पाया गया है। इसका मतलब है हेट्रोलोगस बूस्टर्स आर मोर एफिशिएंट देन होमोलोगस बूस्टर्स। ठीक है, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग। ऑलराइट, अब देखिए एक चीज समझिए, जो बायो ई लैब है ना, बायो ई लैब वो लैब है जिसने कॉर्बेवैक्स को बनाया है। ठीक है, तो कॉर्बेवैक्स को बनाने वाले कौन है? बायो ई। उन्होंने हेट्रोलोगस बूस्टर वैक्सीन का जो ट्रायल है उसको स्टार्ट किया था, बट इन दिस आर्टिकल इट हैज बीन सेड दैट इन लोगों ने जो भी ट्रायल्स वगैरह किए थे उसके अंदर कुछ कमियां थी। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। देखिए, उन्होंने ये तो चेक कर लिया कि कोर्बेवैक्स को अगर हम कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन वाले पर्सन को देते हैं, मतलब ऐसा पर्सन जिसने कोवैक्सीन या फिर कोविशील्ड ले रखा है, उसको बाद में कोर्बेवैक्स देते हैं, तो उसके ऊपर तो बॉडी के अंदर काफी अच्छा इफेक्ट आ रहा है। मतलब उसके ऊपर जो भी जो उसके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज है काफी ज्यादा इंक्रीज हो जा रहे हैं। बट ऑन द अदर हैंड दे हैव नॉट ट्राइड टू चेक कि अगर सेम पर्सन को, मतलब अगर किसी ने मान लीजिए कोवैक्सीन ले रखा है, ठीक है, या फिर कोविशील्ड ले रखा है, तो उसको अगर फिर से कोवैक्सीन दे या फिर उसको फिर से कोविशील्ड दे, तो उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको उन्होंने चेक नहीं किया है। दे हैव जस्ट शोड वन साइड ऑफ द कॉइन। ठीक है, उन्होंने सेकंड साइड ऑफ द कॉइन को शो ही नहीं किया है। सो दिस इज वन ऑफ द कमी। ठीक है, इसके कारण माना जा रहा है कि देखिए एक चीज समझिए, कोई भी वैक्सीन अगर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद किसी पर्सन को एडमिनिस्टर की जाती है तो ऑब्वियसली उसके इम्यून रिस्पॉन्सेस इंक्रीज हो जाएंगे। लेट मी गिव यू एग्जांपल। जस्ट सपोज देयर इज अ पर्सन एक्स हु हैज टेकन कोवैक्सीन ऑन डे 1। ठीक है, नाउ आफ्टर 90 days, if on 91st day he goes and takes the second dose of the same vaccine, right, covaxin, just suppose covaxin ले रहा है यहाँ पर भी, covaxin ले रहा है यहाँ पर भी on 91st day. Now just suppose after 3 months, that is 90 more days, यानी कि now he has come to 180 days. Now 180 days के बाद if he takes any kind of vaccines, it can be Covaxin, it can be Covishield, it can be Sputnik or it can be Corbevax, any vaccine, तो obvious सी बात है 180 days के बाद, मतलब जो फर्स्ट जो उसने डोज लिया था, सेकंड डोज लिया था, उसके अराउंड 180 days के बाद जो कोई भी वैक्सीन लेगा तो ऑब्वियसली उसके कारण जो बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्सेज हो तो इंक्रीज हो जाएंगे। सो हाउ इज इट पॉसिबल कि सिर्फ अगर हम कॉर्बेवैक्स दे रहे हैं तो हमारा इंक्रीज हो रहा है, बट कोवैक्सीन या फिर कोविशील्ड दे रहे हैं तो इंक्रीज नहीं हो रहा है? दिस इज नॉट राइट थिंग टू से, राइट? तो ये चीज एक बहुत बड़ी कमी है जो कि इसके अंदर पाई गई है। तो दिस ट्रायल हैज शोन व्हाट? इट हैज शोन दैट जो कॉर्बेवैक्स है वो हेटेरोलोगस बूस्टर की तरह काम तो कर रहा है, जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है, लेकिन उसने ये शो नहीं किया है कि अगर हम सेम अगर हम मतलब वैक्सीन को यूज करते हैं तो उससे ज्यादा कितना फायदा हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है। देखिए, ये तो हमें पता है कि हेटेरोलोगस इज बेटर देन होमोलोगस, बट हाउ मच बेटर दैट वी डोंट नो। ठीक है, वन थिंग दैट। ऑलराइट, अब एक चीज हमें समझना है कि अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, एक चीज समझिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि अभी रिसेंटली जो हमारा कॉर्बेवैक्स है उसको तो रिसेंटली एक हेटेरोलोगस बूस्टर की तरह अलाउ कर दिया गया है। अभी कुछ दिनों के अंदर ऐसा हो सकता है कि कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन इन दोनों को भी एक हेटेरोलोगस बूस्टर की तरह अलाउ कर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कोई पर्सन जिसने 2 डोजेस ऑफ कोविशील्ड ले रखा है उसको हम 3rd डोज ऑफ कोवैक्सीन दे सकते हैं, एंड जिसने 2 डोजेस ऑफ कोवैक्सीन ले रखा है उसको हम 3rd डोज ऑफ कोविशील्ड दे सकते हैं। ये कुछ दिनों के अंदर अलाउ हो जाएगा, बट फॉर द टाइम बीइंग इट हैज नॉट बीन अलाउड। प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस। ओके, अब इससे क्या होता है, हमारा जो हेटेरोलोगस का बूस्टिंग का जो फायदा होता है वो फायदा मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन तक पहुंच सकता है और उससे काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। कुछ डायलेमास हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो एनटीजीआई नाम की जो हमारी बॉडी, आप जानते हैं इसके बारे में, राइट, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, जो है जो जिससे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हर एक वैक्सीनेशन एंड जो भी इम्यूनाइजेशन की स्कीम्स वगैरह होती है उससे पहले कंसल्ट करना होता है। इससे कंसल्ट किए बिना ही 18 ईयर्स का जो मतलब ईयर था उसको में डिसाइड कर लिया गया था, एंड वंस अगेन बहुत ही जल्दी इसको अप्रूव कर दिया गया था कॉर्बेवैक्स को। ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट। एनटीजे नाम की जो बॉडी है उसको बनाया ही इसलिए गया था ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इनके साथ पहले प्रॉपर्ली कंसल्ट करे, उसके बाद ही कोई वैक्सीन को रोल आउट करे, या फिर जो भी वैक्सीन के ऊपर डिसीजंस लेने हैं उसको लाने से पहले एनडीजे से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट था। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी ऑफ लेट इतना अच्छे से काम नहीं कर रही है, इसी चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा, एंड दैट कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, आई होप आपको होमोलोगस बूस्टर, हेटेरोलोगस बूस्टर एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कॉर्बेवैक्स जो कि रिसेंटली हेटेरोलोगस बूस्टर की तरह एक्सेप्ट हो गया है, इस चीज के बारे में समझ आ गया है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड फॉर द टाइम बीइंग, जैसे आज हम 6 जून की बात कर रहे हैं, 6 जून को ये चीज अभी तक हेटेरोलोगस बूस्टर की तरह एक्सेप्ट नहीं हुआ है। दे हैव बीन इंस्टॉल्ड एज होमोलोगस बूस्टर। ठीक है, मतलब जिसको 2 डोजेस ऑफ कोवैक्सीन मिले हैं उसको 3rd डोज ऑफ कोवैक्सीन मिल सकता है, एंड सिमिलरली जिसको 2 डोजेस ऑफ कोविशील्ड मिले हैं उसको 3rd डोज ऑफ कोविशील्ड मिल सकता है, बट नॉट द अदर वे अराउंड। आई होप आपको फर्स्ट आर्टिकल प्रॉपर्ली समझ आ गया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नाउ यहाँ पर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट IPEF, दैट इज इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी। Now this is a very इंपॉर्टेंट ग्रुप जो कि रिसेंटली यूएसए ने स्टार्ट किया है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, यूएसए ने स्टार्ट किया। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इसके नाम से हमें क्या पता चलता है। देखिए, इंडो पैसिफिक इट मींस द रीजन इज इंडो पैसिफिक, मतलब जो भी मेंबर्स होंगे दैट विल बी ईदर फ्रॉम द इंडियन ओशन के रीजन से एंड ईदर फ्रॉम द पैसिफिक ओशन के रीजन से। फर्स्ट थिंग्स, ठीक है। सेकंड थिंग, इट टॉक्स अबाउट इकोनॉमी, इसका मतलब है इट टॉक्स अबाउट द ट्रेड एंड ऑल, राइट, ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में बात करता है, एंड एम इज प्रोस्पेरिटी, यानी कि हर एक कंट्री को प्रॉस्पर करना है
इसके बारे में बात करेंगे. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रॉमिसेस एंड द पेरिल्स. इसका मतलब है क्या क्या इसके फायदे हैं, क्या क्या इसके नुकसान है, हम इसके बारे में प्रॉपर्ली इस आर्टिकल के अंदर समझेंगे. तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आईपीएफ होता क्या है. 23 ऑफ मई यानी कि अराउंड 2 हफ्ते पहले जो बाइडेन है यानी कि जो यूएस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया है जिसे हम आईपीएफ कह रहे हैं, जिसे शॉर्ट में पाइवट टू एशिया कह सकते हैं. इसका मतलब क्या है, एशिया की तरफ उन्होंने अपनी एक और स्कीम को लॉन्च किया है. ठीक है, नाउ देखिए इसको समझना है. इसका नेम क्या है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी. नाउ बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस स्कीम और एनी अदर स्कीम जो कि यूएसए चला रहा है इंडो पैसिफिक के लिए, वी मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इंडो पैसिफिक एग्जैक्टली है क्या. नो, सबसे पहले ये समझिए, इंडो पैसिफिक का रीजन होता है ये रीजन. देखिए दिस इज यहाँ पर यूएसए, ठीक है, यहाँ पर आप सिंपली इसको नॉर्थ अमेरिका समझ सकते हैं. नाउ दिस इज इंडिया, ठीक है, नाउ दिस इज चाइना एंड दिस एंटायर इज इंडियन ओशन, राइट, एंड दिस एंटायर पार्ट इज पैसिफिक ओशन. सो एनी काइंड ऑफ स्कीम जो कि इंडियन ओशन वन एंड पैसिफिक ओशन दोनों को साथ लेके चलने की बात करता है, दैट थिंग इज कॉल्ड एज इंडो पैसिफिक का स्कीम. एंड दिस पर्टिकुलर रीजन जिसके अंदर इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन दोनों आते हैं, दैट थिंग इज कॉल्ड एज इंडो पैसिफिक रीजन. ठीक, आई होप यू आर ओके कि इंडो पैसिफिक रीजन क्या होता है. नाउ हु आर द पार्टनर्स, आईपीएफ के अंदर किसको इसको इंक्लूड किया गया है. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इंडिया इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस. ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज इंडिया इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन इंडियन ओशन, दैट्स व्हाई इंडिया हैज आल्सो बीन इंक्लूडेड इन दिस आईपीएफ. अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव ऑस्ट्रेलिया, we have Brunei, we have Indonesia, Japan, then we have South Korea, then we have Malaysia, New Zealand, Philippines, then we have Singapore, Thailand, Vietnam, and finally we have US. Now इस members को देखकर आपने एक चीज नोट किया होगा that majority of the members are from Indian Ocean, right? Now who are the members from the Pacific Ocean? देखिए पहला तो जो USA खुद है, then we have Vietnam, and most importantly we have Fiji. Fiji को बाद में include किया गया है, but Fiji is also part of Indian Ocean. Let me try and show you exactly Fiji कहाँ include members जो कि हमारे IPEC के members है. ठीक है, they are 13 economies जो कि सब के सब किस लिए काम करती है उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे. नो, आपने मेंबर्स देख लिए. देखिए दिस इज ऑस्ट्रेलिया, यहीं पर कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, इसी के अंदर एक फिजी भी आता है. ठीक है, जस्ट रिमेंबर ओशियन यानी कि ऑस्ट्रेलिया के जस्ट पास में एक फिजी नाम का आइलैंड भी प्रेजेंट है. नाउ यू हैव टॉक्ड अबाउट दिस थिंग, राइट. इंडिया के बारे में आपको पता चल गया, इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस आईपेक. नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड कि कल प्रीलिम्स के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज के अंदर इंडिया इज अ मेंबर, राइट. द ऑप्शंस फॉर एमटीसीआर, राइट, एंड मतलब और भी ऑप्शंस थे. जस्ट ट्राई टू रिमेंबर कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जहां पर क्वेश्चंस आएंगे कि इंडिया किस किस पर्टिकुलर बॉडी का पार्ट है. सो वी नीड टू फोकस एम्फेसिसली ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग कि इंडिया इसका पार्ट है या फिर नहीं. ऑलराइट, लेट्स गो अहेड. नाउ देखिए आईपीएफ तो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, इससे पहले एक और स्कीम लॉन्च किया गया था, दैट वाज लॉन्च बाय टीपीपी. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट टीपीपी का मतलब है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप. ट्रांस पैसिफिक मतलब वंस अगेन इट टॉक्स अबाउट द पैसिफिक ओशन और उसके आसपास का रीजन. एंड दिस वाज एक्चुअली स्टार्टेड बाय बराक ओबामा का, जब मतलब वो प्रेसिडेंट थे यूएसए के, उस टाइम से इसको स्टार्ट किया गया था. नाउ अभी जो बाइडेन है उन्होंने सेम पर्टिकुलर कंसेप्ट पे, मतलब जो टीपीपी का कंसेप्ट था उसी पर्टिकुलर कंसेप्ट पे आईपीएफ को लेकर आए हैं, जहां पर उनका एम क्या है. एम समझिए, उनका एम है कि जितने भी अलाइज हैं, मतलब कि जो यूएस के पार्टनर्स हैं जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में हैं, उन सबको साथ लेकर आना है, उनके साथ में इकोनॉमिक कोऑपरेशन करना है. नाउ जब भी यूएसए किसी भी टाइप की इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करता है, उसका दो मतलब होता है. फर्स्ट थिंग्स, यूएसए वांट्स टू असर्टेन कि वो उस पर्टिकुलर रीजन में इकोनॉमिकली एक टाइप का लीडर बन जाए, पहली बात तो. एंड सेकंड चीज, वो चाइना की बढ़ती हुई हेजेमनी को चैलेंज करना चाहता है. मतलब यूएसए वांट्स टू प्रूव कि इट स्टिल इज द बॉस, मतलब यूएसए इज द स्टिल इज द बॉस, ये वो प्रूव करना चाहता है, वो चाइना को बॉस नहीं बनने देना चाह रहा. तो दीज टू आर द मेन एम क्यों आईपीएफ को रिसेंटली लॉन्च किया गया है. अब देखिए रिसेंटली जो टीपीपी था, जो मतलब पहले जो ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉन्च किया था, दैट वाज कॉल्ड एज मेड इन अमेरिका. आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड कि क्यों इसे मेड इन अमेरिका कहते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली यूएसए इसको लेके चल रहा था. नाउ सिमिलरली जो अभी आईपीएफ है, ये भी एक काइंड ऑफ मेड इन अमेरिका ही है, बिकॉज इसको भी कहीं ना कहीं यूएसए जो है वही इसको लीड कर रहा है, आगे लेके चल रहा है. तो इसके टोटल 4 पिलर्स हैं जो कि इसको आगे लेके चलना चाहते हैं. फर्स्ट टॉक्स अबाउट ट्रेड. ट्रेड में क्या, फेयर ट्रेड एंड रेजिलिएंट ट्रेड. रेजिलिएंट मींस स्ट्रॉन्ग ट्रेड. ठीक है, तो फेयर ट्रेड एंड रेजिलिएंट ट्रेड के बारे में बात करते हैं. सेकंड इट टॉक्स अबाउट द सप्लाई चेन. सप्लाई चेन का मतलब है अगर एक पर्टिकुलर चीज जहां पर प्रोड्यूस हो रही है और जहां तक उस चीज को जाना है, मतलब कंज्यूमर्स तक पहुंचता है, तो ये जो पूरा का पूरा चेन होता है ना, जहां पर मतलब वो उसको एक्सपोर्ट करते हैं या फिर इंपोर्ट करते हैं, उसको कस्टम से पास कराते हैं, दिस एंटायर थिंग इज कॉल्ड एज सप्लाई चेन. थर्ड चीज, क्लीन एनर्जी एंड डीकार्बनाइजेशन. नाउ यू कैन बी श्योर ऑफ वन थिंग, अभी के टाइम में कोई भी किसी भी टाइप की कोई भी स्कीम लॉन्च होगी, कोई भी ऐसा पार्टनरशिप एग्रीमेंट लॉन्च होगा, देयर विल डेफिनेटली बी अ क्लॉज जिसके अंदर वो एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की बात करेंगे. सो वंस अगेन दे आर आल्सो टॉकिंग अबाउट डीकार्बनाइजेशन. एंड फाइनली वी हैव टैक्स एंड एंटी करप्शन. राइट, तो ऑब्वियसली बात अगर ट्रेड की बात करें तो कहीं ना कहीं वो एंटी करप्शन की बात भी करेंगे, टैक्स की बात भी करेंगे. सो ठीक है, सो इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर फेयर एंड रेजिलिएंट ट्रेड. बिकॉज हमने स्टार्टिंग में देखा था आईपीईसी में जो ई है, इट स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक. तो इकोनॉमिक मींस फॉर ट्रेड. सो इट मींस कि सबसे इसका जो मेन एम है दैट इज कि ट्रेड को फेयर एंड रेजिलिएंट बनाना है. तो सबसे ज्यादा हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं. लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग कि एग्जैक्टली ट्रेड को फेयर एंड रेजिलिएंट क्यों बनाना चाहते हैं. देखिए यूएसए ने जो रिसेंटली इसका जो पेपर लॉन्च किया है आईपीईसी का, उसके अंदर ये बोला है दैट दे वांट टू डेवलप हाई स्टैंडर्ड्स
फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मतलब ट्रेड के अंदर अपने स्टैंडर्ड्स को हाई करना चाहते हैं। सेकंड चीज, वर्क जो भी वर्कर्स है, जो वर्कर सेंट्रिक कमिटमेंट्स को रखना चाहते हैं। देखिए, ऑफ लेट इन द लास्ट 20 to 30 ईयर्स, वन थिंग दैट यू मस्ट हैव रियलाइज्ड इज कि हमारे जो वर्ल्ड है उसके अंदर जो लेबर का जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। लेबर्स को उनके हक के बारे में पता चला है, दे हैव गॉट टू नो अबाउट देयर राइट्स, सो दे हैव स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट। फर्स्ट थिंग्स, दे हैव स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर देयर राइट्स एंड ऑल, राइट। इसीलिए अभी जितने भी आपको ट्रेड रिलेटेड आपको कुछ भी मिलेगा ना, उसके अंदर वर्कर सेंटर्ड कमिटमेंट्स डेफिनेटली मिलते हैं, मतलब कि वर्कर्स के फायदे के लिए काम करना, जिसके अंदर दे टॉक अबाउट लेबर राइट्स, दे टॉक अबाउट एनवायरमेंट, क्लाइमेट, डिजिटल इकोनॉमी, दे टॉक अबाउट एग्रीकल्चर, ट्रांसपेरेंसी, देन अच्छे रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस, देन दे टॉक अबाउट कॉम्पिटिशन, देन दे टॉक अबाउट ट्रेड को फैसिलिटेट कैसे कर सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द पिलर्स जिसके ऊपर ये लोग काम करेंगे ट्रेड को इंप्रूव करने के लिए। नाउ वन थिंग जिसको इन्होंने मिस कर दिया दैट इज कंप्लीटली इज आईपीआर। नाउ आईपीआर को उन्होंने टोटली मिस कर दिया है। वी टॉक अबाउट आईपीआर, बट बिफोर दैट वन थिंग दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड हियर इज दैट, देखिए जितने भी डिफरेंट टाइप की ये जो स्टैंडर्ड्स वगैरह यूएस से लेकर आ रहा है, वन थिंग दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड इज कि ये सब के सब यूएसए के खुद के इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं फायदा उठा रहे हैं। जो चीज यूएसए खुद को फायदा नहीं पहुंचा रही है उसको वो छोड़ दे रहा है, जिससे इसको फायदा हो रहा है उसको यूएसए उठा के ला रहा है। लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट कि आईपीआर उसको एक्सक्लूड क्यों किया गया है। Now you must be अवेयर अबाउट दिस थिंग कि जब वैक्सीन कोविड के स्टार्ट हुए थे तो उसके अंदर आईपीआर का कंसेप्ट आया था, जहां पर जिस पर्टिकुलर कंपनी ने उस वैक्सीन को बनाया है उसके पास उस चीज का पेटेंट था। नाउ पेटेंट था तो सो दैट पर्टिकुलर कंपनी को डिसाइड कि कौन सी कंट्री के पास वो वैक्सीन जाएगा, किसके पास नहीं जाएगा, एंड हु कैन मेक एंड हु कैन नॉट मेक दैट पर्टिकुलर वैक्सीन। इसी कारण क्या हुआ, कुछ ऐसी कंट्रीज जो कि बहुत ही लो इनकम कंट्रीज थी, स्पेशली इन अफ्रीका, वहां पर देखा गया सिर्फ 16% ही लोगों को यहाँ पर एक डोज भी मिल पाया है। नाउ दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट कंसेप्ट कि आईपीआर के कारण क्या हुआ, ट्रेड कहीं ना कहीं डिक्रीज हो गया था। आई होप आप यहाँ पे शॉर्ट में समझ रहे हैं। आईपीआर का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसका मतलब होता है जो भी चीज आप बना रहे हैं उसके ऊपर आप पेटेंट कर सकते हैं। नाउ वैक्सीन को जब पेटेंट किया गया तो कुछ कंपनी ने डिसाइड किया कि हम अपने वैक्सीन को अफ्रीका या फिर जो लो इनकम कंट्रीज है वहां पर नहीं भेजेंगे, बिकॉज वहां से हमें पैसा नहीं मिलेगा। नाउ बिकॉज ऑफ दैट बहुत कम लोगों को वैक्सीन मिल पाया, जिससे कारण वहां की फेटेलिटी रेट जो थी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई। ठीक है, मतलब वहां पर जो पीपल की डेथ हो रही थी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई। बिकॉज ऑफ दिस थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल आईपीआर को यहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया गया ट्रेड वाले चीज से, बिकॉज कुछ चीजों पर अगर आईपीआर मतलब लगाएंगे तो कहीं ना कहीं ट्रेड यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। बट हमने देखा है पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है, बहुत सारे कॉर्पोरेशंस हो गए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, यानी कि बहुत सारे, उन सब ने ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिच दिया है दैट आईपीआर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और आईपीआर के बिना ट्रेड जो है नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि कुछ दिनों में शायद आईपीआर भी इसी आईपीएफ के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, सो वी नीड नॉट टॉक अबाउट दिस थिंग, बिकॉज जब ये इंक्लूड होगा उसके बाद हम उस चीज को देख लेंगे। नाउ वन थिंग दैट वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड इज अबाउट एफटीएस। नाउ आपको एक चीज पता है कि यूएसए जब भी किसी दूसरी कंट्री के साथ कोई ट्रेड एग्रीमेंट करता था, इट यूजुअली नॉर्मल केसेस में इट यूज टू साइन एफटीएस, राइट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। आपको पता है इंडिया ने यूएस ने इंडिया के साथ भी साइन कर रखा है, यूएसए ने पाकिस्तान के साथ एंड मैनी अदर कंट्रीज, सबके साथ उन्होंने एफटीए हमेशा, मतलब यूएसए हमेशा एफटीए साइन करता था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। बट हमने यहां पर देखा है जो आईपीएफ है दैट टॉक्स अबाउट द फेयर एंड रेजिलिएंट ट्रेड, इट डज नॉट टॉक्स अबाउट द फ्री ट्रेड, राइट। फ्री ट्रेड के बारे में बात नहीं करता है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग? देखिए, फ्री ट्रेड का मतलब होता है जब भी हम किसी कंट्री के साथ एफटीए साइन करते हैं तो इट एक्चुअली मीन्स कि हम उस पर्टिकुलर कंट्री को ये अश्योरेंस दे रहे हैं कि आप जब भी कोई सामान हमारी कंट्री में भेजोगे तो हम उसके ऊपर इंपोर्ट टैरिफ जो है बहुत कम लगाएंगे। मतलब आपका सामान जो हम इंपोर्ट करेंगे उसके ऊपर हम कोई एडिशनल ड्यूटीज नहीं लगाएंगे, जिससे कि आपका सामान सस्ता रहेगा और इजीली हमारे मार्केट के अंदर बिक पाएगा। दिस इज द मेन मीनिंग ऑफ एफटीए। बट यहाँ पर देखा गया है पिछले कुछ सालों में जो इंपोर्ट टैरिफ की जो वैल्यू है वो लगातार डिक्रीज हो गई है बिकॉज ऑफ डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ ने बोला कि हर एक कंट्री को दूसरी कंट्री को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस देना होगा। नाउ इफ एक पर्टिकुलर कंट्री दूसरी कंट्री को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दे रही है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर वो ज्यादा ट्रेड नहीं लगा सकती, ज्यादा टैरिफ नहीं लगा सकती। सो यहाँ पर टैरिफ तो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गए। तो इंपोर्ट टैरिफ को कम करने का जो बात था, जो कि एफटीए के अंदर इंक्लूड किया गया था, उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं काफी ज्यादा डिक्रीज हो गई। इसलिए बोला जा रहा था कि जो यूएसए है, जो उसने नया एग्रीमेंट बनाया, उसके अंदर उसने एफटीए के बारे में बात नहीं की, यानी कि फ्री ट्रेड के बारे में बात नहीं की, बट इट हैज एक्चुअली टॉक्ड अबाउट फ्री एंड रेजिलिएंट ट्रेड, मतलब फेयर पहली बात तो, और रेजिलिएंट मतलब स्ट्रॉन्ग एंड फेयर ट्रेड के बारे में उसने बात की है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आ गई। यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स है उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया जहां पर उन्होंने ये बोला है दैट दिस पर्टिकुलर आईपीएफ जो कि न्यूली अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी द सेम ओल्ड बट इट इज गोइंग टू बी अ न्यू ट्रेड एग्रीमेंट। एक टाइप का न्यू ट्रेड एग्रीमेंट है, मतलब इट इज गोइंग टू चेंज सम बेसिक फंडास एंड वन ऑफ द जो फंडास जो चेंज कर रहा है वो ये कर रहा है कि अब हम एफटीए से साइड होकर के फेयर ट्रेड की तरफ जा रहे हैं, रेजिलिएंट ट्रेड की तरफ जा रहे हैं। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस रेगुलेटरी कोहेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ टू कंट्रीज साथ में मिलकर ट्रेड कर रही है, उनको साथ में आकर रेगुलेट करना है उस पर्टिकुलर आइटम्स को, और आपस में, मतलब कोहेरेंट का मतलब होता है दोनों आपस में मिलकर डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने पीछे देखा कि लेबर राइट्स की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ रही है। देखिए, जो रिसेंटली आईपीएफ के बारे में जो आईपीएफ को इंक्लूड किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया यूएसए ने, उसके अंदर लेबर राइट्स और एनवायरमेंट इन दोनों के ऊपर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फोकस किया गया है। एक चीज समझिए, डब्ल्यूटीओ में जितने भी
लो इनकम कंट्रीज हैं, मतलब जो काफी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उन लोगों ने बोला है कि यूएसए का जो लेबर का जो डेफिनेशन है दैट इज नॉट गुड। एंड इन लोगों ने एक सजेस्ट किया है कि जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है आईएलओ जो है, उसने जो लेबर का डेफिनेशन बनाया है उसी को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। बट यूएसए एक्चुअली इज ट्राइंग टू इंपोज इट्स ओन डेफिनेशन, मतलब वो अपना खुद का बोल रहा है कि हाँ ठीक है लेबर ये होगा जो ये करता है या फिर वो करता है। बट जितने भी लो इनकम कंट्री या फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज है, दे वांट कि जो आईएलओ ने जो मतलब कंडीशंस बना रखे हैं उसी चीज को फॉलो किया जाए। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप इन्वायरमेंट की बात करेंगे, इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी ट्रेड कर रहे हैं, कोई भी हम कॉमर्स कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर चीज में, उस पर्टिकुलर चीज को ट्रेड या कॉमर्स को करते टाइम हमें इन्वायरमेंट का पूरा ध्यान रखना है। इन्वायरमेंट का के ऊपर किसी भी टाइप का प्रेशर नहीं आना चाहिए, बिकॉज यू नो दैट सस्टेनेबिलिटी की जो इंपॉर्टेंस वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है इन द लास्ट 20 to 30 ईयर्स, राइट। इसलिए यूएनएफसीसीसी यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है, उसने भी कहीं ना कहीं आईपीएफ को बोला है कि आप जो भी पर्टिकुलर ट्रेड करोगे उसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि दैट यू नीड टू कॉम्बैट द क्लाइमेट चेंज। आपको यहां पर ग्रीन हाउस गैस को इंक्रीज नहीं करना है, बट यू नीड टू डिक्रीज इट। सो आप कोई भी ऐसा ट्रेड मत करो जिसके कारण जीएचजी जो है इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो इसी चीज को यहां पर ध्यान में रखते हुए एनवायरमेंट को भी आईपीएफ के अंदर इंक्लूड किया गया है। सो ठीक है, देखिए ये सब बहुत ही रैंडम स्टेटमेंट्स हैं नाउ, बट यू मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि एनवायरमेंट जो है, ठीक है, फिर लेबर लॉज हो गए। आजकल के टाइम में कन्वेंशन हो गया कि ऑलमोस्ट हर एक ट्रेड के रिलेटेड लॉज में एनवायरमेंट एंड लेबर लॉ डेफिनेटली होगा। Now, apart from this, there is also one very important thing that is called as data localization. देखिए डेटा लोकलाइजेशन का कंसेप्ट क्या है? इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर कंट्री अगर अपने जितने भी सिटीजन्स है उसका कोई डेटा है उसको जो स्टोर कर रही है, तो क्या वो डेटा किसी दूसरी कंट्री के साथ शेयर करे या फिर ना करे, दैट थिंग इज कॉल्ड एज अ डेटा लोकलाइजेशन। अगर वो स्टोर नहीं, मतलब सॉरी, किसी के साथ शेयर नहीं कर रही है एंड दैट एंटायर डेटा इज बीइंग स्टोर्ड इनसाइड दैट पर्टिकुलर कंट्री, दैट थिंग इज कॉल्ड एज डेटा लोकलाइजेशन। और अगर इस चीज को एक्सेप्ट कर ले या फिर मतलब किसी दूसरी कंट्री को शेयर कर दे तो उसे कहते हैं डेटा को प्रॉपर्ली मतलब वो करना, शेयर करना, ठीक है। अब देखिए जो आईपीएफ है, आईपीएफ के अंदर बोला है कि क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो है उसको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, मतलब कि एक कंट्री जो है दूसरी कंट्री को काफी ज्यादा डेटा वगैरह प्रोवाइड करे ताकि दूसरी कंट्री उस पर्टिकुलर डेटा को यूज करके ट्रेड को प्रॉपर्ली अच्छे से और ज्यादा इंक्रीज कर सके, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं इस पर्टिकुलर चीज के अगेंस्ट सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? दैट इज इंडिया। इंडिया इज अगेंस्ट द डेटा लोकलाइजेशन। इंडिया चाहता है कि डेटा लोकलाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो यहां पर ना आए, बिकॉज इंडिया चाहता है कि जितने भी इंडिया के जो सिटीजन है उनका जितना डेटा है वो सब इंडिया के अंदर ही रहना चाहिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, देखिए आईपीएफ का एक चीज और समझिए, आईपीएफ में यूएसए ने जितने भी इंडो पैसिफिक के जितने मेंबर्स थे उन सबको इंक्लूड किया एक्सेप्ट चाइना। चाइना को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया बिकॉज दिस पर्टिकुलर ग्रुप कहीं ना कहीं चाइना के अगेंस्ट ही बात करता है। देखिए जब आईपीसी का ऑफिशियल लॉन्चिंग हुई थी तो ऑब्वियस सी बात है चाइना को यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया था बिकॉज ऑफ सम डिप्लोमेटिक रीजंस। लेकिन हमें एक चीज पता है कि यूएसए के जितने भी इंडो पैसिफिक के अंदर जितने भी ट्रेड की रिलेटेड जितने भी पॉलिसीज बनती है, स्कीम्स बनती है, उसमें कहीं ना कहीं चाइना को सेंटर पर रखा जाता है। इसका मतलब है चाइना को आसपास सोचकर ही उस पर्टिकुलर पॉलिसी को बनाई जाती है। तो वी कैन वेरी वेल अज्यूम कि आईपीएफ को जो बनाया गया था तो उस पर्टिकुलर टाइम में भी चाइना को यहाँ पर सेंटर पर रखा गया था, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस देखिए एक चीज समझिए, चाइना जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है फॉर द ग्लोबल सप्लाई चेन। वाई? बिकॉज चाइना कहीं ना कहीं बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपको प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक न्यू कंपनी है एंड इफ यू वांट टू मेक समथिंग तो आप डायरेक्टली चाइना जा सकते हैं। चाइना आपको वो एनवायरमेंट प्रोवाइड करेगा ताकि आप अपनी चीजों को बना सकते हैं। अब देखिए इसी तरीके से यूएस के बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो कि मैन्युफैक्चरिंग जाइंट्स है, मतलब कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर है, जो टेक्सटाइल से रिलेटेड चीजें, हार्डवेयर से रिलेटेड चीजें, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीजें, ये सब चाइना के अंदर प्रेजेंट है। मतलब कंपनीज यूएसए की हैं बट दे एक्चुअली ऑपरेट इन चाइना। ना यूएसए चाहता है कि ये जितने भी कंट्रीज हैं जो कि यूएसए, सॉरी जितने भी कंपनीज हैं जो कि यूएसए के अंदर है बट चाइना के अंदर रहती है, मतलब जो यूएस की कंपनीज हैं बट चाइना के अंदर काम कर रही है, उन सबको वहां से हट जाना चाहिए और किसी और दूसरी कंट्री में आना चाहिए। बट जो ऑथर है वो यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं कि अगर चाइना से हटकर मान लीजिए कि किसी दूसरी कंट्री जैसे कि वियतनाम में चला गया तो इससे यूएसए को फायदा क्या होगा? बिकॉज यूएसए में तो आया नहीं, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट फायदा ये होगा कि जो चाइना की जो बढ़ती हुई इंपॉर्टेंस है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो इनडायरेक्ट रेफरेंस जो है वो ये बोला जा रहा है कि चाइना की वैल्यू को कम करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंडिया सेंट्रिक थिंग्स। इंडिया की इंपॉर्टेंस क्या है आईपीएफ के लिए और इंडिया क्या एक्सपेक्ट कर सकता है इस चीज से? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिन्होंने इस चीज के अंदर जिन्होंने इस चीज को अटेंड किया था, आईपीएफ को अटेंड किया था, उन्होंने बोला कि इंडिया चाहता है कि ऐसे जितने भी रीजनल बॉडीज बन रही है जो कि स्पेशली ट्रेड को इंक्रीज करने की बात कर रही है, उन सब में इंडिया एक काफी इंपॉर्टेंट मेंबर हो। इसलिए इंडिया ने भी आईपीएफ के लिए काफी जल्दी हाँ बोल दिया था। बट वन थिंग जिसके ऊपर इंडिया जो है वो जल्दी हाँ नहीं बोलेगा एंड नहीं बोला है, दैट इज डेटा लोकलाइजेशन। बिकॉज जैसा हमने पीछे बात किया कि डेटा लोकलाइजेशन जो है वो इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इंडिया चाहता है कि जितने भी सिटीजन का डेटा है वो सब इंडिया के अंदर रहे बट डेटा एक्सपोर्ट ना हो। बट जो आईपीएफ है, आईपीएफ में पीछे बताया आपको कि आईपीएफ के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि एक कंट्री जो है दूसरी कंट्री को डेटा प्रोवाइड करेगी ताकि सेकंड कंट्री जो है वो फर्स्ट कंट्री का डेटा को यूज करके ट्रेड को और ज्यादा बेटर बना सके, ठीक है। इसी चीज के ऊपर अभी इंडिया जो है अग्री नहीं कर रहा है एंड दैट इज व्हाई डेटा लोकलाइजेशन कैन बी वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस जो कि इंडिया को फेस करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देख रहे हैं लेबर राइट्स, तो लेबर में जो डेफिनेशन यूएसए ने दी है उस चीज को इंडिया मानने को तैयार नहीं है बिकॉज आप जानते हैं कि डब्ल्यूटीओ में जो इंडिया की खुद की डेफिनेशन दैट इज टोटली डिफरेंट। अपने अगर आपने डब्ल्यूटीओ में इंडिया
एंड यूएसए का जो कंसेप्ट है, जो आपस में जो राइवलरी चल रही है उसके बारे में अगर आपने सुना होगा तो आपको ये इशू बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। अगर नहीं सुना तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग एंड आपको इसके बारे में समझा दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दिस देखिए, यूएस जो है अपने कॉम्पिटेटिवनेस को, अपने ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए सारे के सारे स्टेप ले रहा है, बट इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो इंडिया नीड टू चूज कि क्या इंडिया को इस पर्टिकुलर चीज को एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं करना है। देखिए, इंडिया ने आईपीएफ को ज्वाइन किया है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इंडिया इसके सारे के सारे क्लॉजेस को ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर रहा है। आईपीएफ को ज्वाइन करने का मतलब है कि इंडिया ने कमिटमेंट शो किया है कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जितना भी ट्रेड हो रहा है, कॉमर्स हो रहा है, उन सबको फेयर प्लस रेजिलेंट रखना है, दैट इज ओके। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आईपीएफ अगर बोल देगा कि हमें अपना सारा का सारा डेटा प्रोवाइड कर दो तो इंडिया विल इजीली एग्री, ऐसा नहीं होने वाला है। इंडिया के कुछ अपने टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे एंड दैट नीड्स टू बी प्रॉपर्ली डेल्ट विद। इसलिए इंडिया जो है फ्लेक्सिबल लेबर मार्केट की बात करता है, बट यहाँ पर जो यूएसए है इट टॉक्स अबाउट स्ट्रेंथनिंग द लेबर राइट्स एज अकॉर्डिंग टू द यूएस के जितने भी लॉज एंड रूल्स हैं। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जिसके ऊपर इंडिया और यूएसए साथ में मिलकर बातचीत कर सकते हैं अगले कुछ दिनों के अंदर। नाउ दिस वॉज अबाउट दिस IPEF थिंग, ठीक है। आई होप आपको डिटेल के अंदर ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई होगी। नाउ इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज डू मेंशन देम इन कमेंट बॉक्सेस, हम इसको जल्दी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस आई होप आपको दोनों ही आर्टिकल्स प्रॉपर्ली समझ आ गए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज डू मेंशन देम इन कमेंट बॉक्सेस। ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दिस थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड प्लीज डू like, share and subscribe to the channel and the video. Thank you so much.